हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। रिसेंटली आरबीआई ग्रेड बी 2023 का फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ और आप हमारे चैनल पे बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी भी देख रहे होंगे। उन सक्सेस स्टोरी को मैंने भी देखा, उन बच्चों का एक्सपीरियंस, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, लेकिन उन चैलेंजेस और उनकी स्टोरीज को तो हमने सुना ही सुना, लेकिन मेरा ध्यान चैट विंडो पे भी था। बहुत सारे कमेंट मैंने चैट बॉक्स में ऐसे देखे जिसमें कुछ बच्चों ने लिखे थे कि दिस टाइम आई मिस द रीजनिंग पार्ट इन फेज 1 बाय डैश मार्क्स। यानी कि बहुत सारे कमेंट में ये देखने को मिल रहा है कि रीजनिंग फेज 1 में बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो रीजनिंग के लिए 100 डेज का डूएबल प्लान क्या हो सकता है, सो दैट जो कमेंट्स अभी आ रहे हैं वो भविष्य में कभी भी रिपीट ना हो और रीजनिंग सेक्शन की वजह से आप आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बनने का जो आपका सपना है वो ना रुक जाए। शुरू करते हैं। तो हम तीन बातों पे मुख्य रूप से चर्चा करेंगे इस पूरी वीडियो के दौरान। सबसे पहला, प्लान। क्योंकि हम एक प्लान को फॉलो नहीं करते हैं, उस प्लान में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपके कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या मार्किंग स्कीम होती है, क्या सेक्शनल कट ऑफ होती है, सो दैट आप एक टारगेट स्कोर भी बना लें, आपको पता हो कि इतना मिनिमम स्कोर जरूरी है। उसके अलावा स्ट्रेटेजी के अंदर की किन चीजों को हल्के में नहीं लेना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, बेसिक पार्ट अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो सारा प्लान का पार्ट है। और उसी प्लान में मैं आपको 100 डेज का डूएबल, बिल्कुल प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कि मैं एक टीचर हूं तो हवा में आपसे बात करूंगा कि आप ऐसे कर लो, ये वैसे कर लो, नहीं। जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है, चाहे आप वर्किंग है, चाहे आप नॉन वर्किंग है, चाहे आप स्टूडेंट है, सबके लिए ये वैलिड होगा। ठीक है। उसके बाद जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हमने पता तो चल गया कि सर ये चीजें पढ़नी है, यहां फोकस करना है, बट अप्रोच क्या, पढ़ें कैसे सर, उन चीजों में कौन सा लेटेस्ट पैटर्न है, कहां ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद कितनी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्या अरेंजमेंट और पजल के बिना पॉसिबल है, या क्रिटिकल रीजनिंग में ज्यादा ध्यान देना है, या कौन से बेसिक टॉपिक है जो बार बार आते हैं। तो ये फुल ऑन स्ट्रेटेजी रहेगी आप लोगों के लिए, तीनों पार्ट पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग यहाँ पे ईयर वाइज कट ऑफ से ही करूंगा, क्योंकि ये हमारी हेल्प करेगा हमारा टारगेट सेट करने में। टोटल 60 क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं, फेज 1 के अंदर पूछा जाता है, 60 मार्क्स ही होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिलचस्प कहानी, जो आपकी रुकावट होगी, वो यहाँ पे होगी, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग आपके पास 45 मिनट है। सारे कंपोनेंट में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी है। हालांकि जीए में 80 क्वेश्चन होते हैं, फिर भी सेक्शनल टाइमिंग 25 मिनट होती है। बट ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेंदी है, तो यहाँ पे टाइमिंग आपको ठीक ठाक मिलती है। ये पिछले 6 सालों की सेक्शनल कट ऑफ है। अगर आप 2017 की बात करोगे तो ये अराउंड 11 मार्क्स थी, और 18 और 19 में ये 15 मार्क्स थी, और अगर आप पिछले 3 सालों से देखो तो ये गिर करके बिल्कुल 9 मार्क्स पे आ गई है। लेकिन क्या चैलेंजेस हैं कि 9 मार्क्स नहीं आ रहे, और मुझे कमेंट पढ़ के बड़ा दुख होता है कि किसी बच्चे का फेज 2 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, ईएसआई अच्छा है, फाइनेंस पढ़ लिया, मैनेजमेंट पढ़ लिया, सब चीजें हैं, लेकिन रीजनिंग जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की वजह से शायद अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारी कहानियां अधूरी रह जाती हैं, नहीं अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इन चीजों को एनालाइज करने के बाद हमने अपना टारगेट स्कोर सेट करना है, पर वो जो टारगेट स्कोर होगा आपका वो 15 मार्क्स ही होगा, क्योंकि पेपर किसी भी लेवल पे आ जाता है। ठीक है, अगर मुश्किल आता है तो आपको पेपर वाले दिन ये अनुभूति आ जाएगी अपने आप एग्जाम में बैठ करके कि पेपर मुश्किल है, तो आपका 10 12 जितना भी स्कोर रहे वो बेटर होगा। लेकिन आप एक सेफर जोन के लिए 15 जो है अपना टारगेट स्कोर जरूर बना के चलें, और ये पॉसिबल है, डूएबल है। ये ऐसा नहीं है कि डूएबल नहीं है, डूएबल है। एक टीचर होने के नाते नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप भी कर सकते हैं, इसीलिए बोल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद अब स्टडी के अंदर सर क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस होता है। ठीक है, ये सिलेबस है आपका, ये 16 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। क्या नोटिफिकेशन में मेंशन होता है? बिल्कुल नहीं होता। ये हमने पिछले 7 साल के पेपर उठाए हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं, और मेमोरी बेस्ड मैं खुद अपनी मेमोरी से बनाता हूं। कैसे? मैं पिछले 4 साल से खुद एग्जाम हॉल में बैठ करके पेपर दे रहा हूं, तो मुझे पता है कि कौन कौन सी चीजें आती है, कैसे आती है। ठीक है, तो उसी के बेस पे हमने इसको डिजाइन किया है। ठीक है, तो इस पूरे सिलेबस को पढ़ना है, और इस पूरे सिलेबस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है।
ठीक है। तो वो 3 पार्ट में मैंने इन 16 चैप्टर्स को यहां लिख दिया है। ये सारे के सारे ही हैं। आप कहोगे सर ये सिलेबस भी वही है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर डिफरेंस क्या है? मैं बताता हूं आपको डिफरेंस क्या है। मैंने इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। इसको मैं पार्ट नंबर 1 मानता हूं, इसको मैं पार्ट नंबर 2 मानता हूं और इसको मैं पार्ट नंबर 3 मानता हूं। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर इस पार्ट से 20 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, मिनिमम 20 क्वेश्चन रहते हैं और इस पार्ट से 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि यहां से 25 है तो 25 यहां हो जाते हैं, अदरवाइज 25 से 30 क्वेश्चन, और इस पार्ट से 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी यही पार्ट होना चाहिए। सबसे पहले आपको इसी पार्ट को कंपेयर करना है। इसमें गलती की गुंजाइश भी कम होती है, लिमिटेड सा एरिया है। ठीक है, तो इस पार्ट को बहुत अच्छा बना ले। इन 8 टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ें, मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। इजीली किसी भी बुक से कहीं से भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप अरेंजमेंट और पजल पे ध्यान दें। ठीक है, और उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग पे। क्रिटिकल रीजनिंग को सबसे लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि वहां पे आपका थॉट प्रोसेस, बहुत सारी चीजें काम करेंगी, और चीजें जो आजकल यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं वो लेंदी भी आ रहे हैं। तो आप एक क्वेश्चन के पीछे इतना टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर इन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो वहां से क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ फोकस करना है, फिर यहाँ, और फिर टाइम बचता है तो यहाँ। तो इस अकॉर्डिंग, लेकिन ये मैंडेटरी है, पहले 8 चैप्टर्स आपको करने ही हैं किसी भी कीमत पे। ठीक है, पहली चीज तो ये। फिर इनको करते हुए क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी? सबसे पहले तो ये कि डू नॉट टेक इट इजी। मैं बहुत बार कहता हूं, आप मात इसलिए भी खाते हो क्योंकि शायद पेपर को आप बहुत हल्के से लेते हो। ठीक है, आपने कोई IBPS PO या क्लरिकल का पेपर दे रखा है, SBI क्लरिकल का दे रखा है, SBI का दे रखा है, PO का, या कोई और एग्जाम दिया जहां रीजनिंग सेक्शन आता है, आप इसको उससे कंपेयर कर लेते हो कि वहां ऐसे क्वेश्चन आए थे, यहां भी ऐसे ही आएंगे, हम कर लेंगे आराम से। ठीक है, पेपर यहां पे लेवल क्या इंक्रीज होता जा रहा है, पेपर में मुश्किल क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, साथ में लेंदी आ रहे हैं। जैसे सपोज एक कोडिंग एंड डिकोडिंग में पहले 5 क्वेश्चन का एक सेट आता था, उसी को पहले 3 में ब्रेक किया, अब 1-1, 2-2 पे भी ले आया। तो नंबर ऑफ लेंदी क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसको उस तरीके से हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, क्या बेसिक्स पढ़ना चाहिए? यस, क्योंकि बिना बेसिक के आपको नहीं पता चलेगा कि चीजें कैसे डील करनी है। अगर आपको डायरेक्शन सेंस के अंदर बेसिक डायरेक्शंस का ही नहीं पता, सब डायरेक्शन का नहीं पता, तो आप नहीं बना पाएंगे। आपको ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री ही नहीं बनाना आता, तो आप कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे? ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं बिना फैमिली ट्री भी बना लेता हूं, मुझे वो +1 -2 वाली ट्रिक आती है। भैया RBI का पेपर उठाओ, +1 -1 वाली ट्रिक सब कहीं और चली जाएंगी आपकी। ठीक है, रूबरू हो जाओ चीजों से, जानो अच्छे से। यही गलतियां तो करते हैं, अहम लेके डूबता है, एटीट्यूड नहीं। सीखने वाली है जो सीखो, है ना। सिलोगिज्म के अंदर आपको प्रॉपर डायग्राम बनाने आने चाहिए, बेसिक डायग्राम से ही कहानी शुरू होती है। तो धीरे धीरे करके चीजें बनेंगी, तो आपको पता हो बेसिक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस। ठीक है, ये जरूरी है। जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग में आप देखोगे कि पहले नॉर्मल जो चाइनीज कोडिंग होती है ना, कॉमन टर्म्स वाले, वो सवाल आते थे। 2023 में पहली बार लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आए, है ना, पहली बार आए। बैंकिंग एग्जाम्स में, PO वगैरह में देखे गए हैं, मेंस में, लेकिन यहां पहली बार पूछे गए। ठीक है, सिलोगिज्म के अंदर रिवर्स सिलोगिज्म है। अरेंजमेंट और पजल के अंदर भी नई ट्रेंडिंग वाली पजल्स हैं, मंथ्स और डेट्स के साथ पजल है। जो अननोन नंबर ऑफ पर्सन वाली अरेंजमेंट होती है वो दी गई है। तो बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। मशीन इनपुट में, आउटपुट में अदर टाइप के लॉजिक लग रहे हैं, उनको फोकस करके आपको प्रिपेयर करना है। तो ये कहानी रहेगी पढ़ते हुए कि आपके अप्रोच क्या हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि सर कोई प्लान भी बता दो ना, अब मुझे पता ही नहीं है कि किस टॉपिक में कितना टाइम देना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किन टर्म्स पे फोकस करनी चाहिए, आपको नहीं मालूम है, तो इसी के लिए ये 100 डेज का प्लान है। ठीक है, देखो सबसे पहले एक इंटरलिंकेज भी बननी चाहिए टॉपिक्स की, है ना। जैसे मैंने कहा कि पहले 15 डेज ये दोनों के लिए है, अगर आप स्टूडेंट है उसके लिए भी है प्लान, और अगर आप एक वर्किंग कैंडिडेट है तो उसके लिए भी है। ठीक है, और इस प्लान में आपको डेली 1 से 1.5 घंटा देना है। आप 1 से 1.5 घंटा इस प्लान में डेली दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 से 1.5 घंटा सिर्फ। ठीक है, जैसे पहले 15 डेज आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और मशीन इनपुट आउटपुट, इन 3 टॉपिक को पढ़िए। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से, जो बेसिक अल्फाबेट्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या है, कि जैसे K11 होता है,
ठीक है, आपको पता हो W23 होता है, ये आपको पता होना चाहिए किसका क्या लेटर अपोजिट होता है, जैसे K का अपोजिट P होता है, ये आपको पता हो, M का अपोजिट N होता है, हर F का अपोजिट U होता है, ये सारी कहानी पता होगी, क्योंकि यहां जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉजिक बेस्ड है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में जो इस बार क्वेश्चन आया वो प्योरली इन्हीं के लॉजिक पे बेस्ड था, तो आप तभी बना पाओगे। ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट में अगर जो स्टेप्स दिए होते हैं उनमें लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है, तो आपको नंबर्स के बारे में, लेटर्स के बारे में, सिंबल्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का भी यही अंदाजा है, इसी तरीके से चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 डेज आप सिलोगिज्म को दें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, ऑल, नो, सम नोट, इस टाइप के वर्ड से, इस टाइप के कीवर्ड से आप डायग्राम बनाना सीखें। उसके बाद फिर ओनली अ फ्यू, ओनली, ठीक है, ऑल नोट, इस टाइप की चीजें यूज करें। ठीक है, और उसके बाद फिर रिवर्स सिलोगिज्म प्रैक्टिस करें। अभी तक यहाँ कोडेड टाइप की सिलोगिज्म नहीं पूछी गई है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कर लेंगे तो कोई बहुत दुविधा की बात नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद रिवीजन जरूरी है। जब आप ये 20 दिन पढ़ लेंगे इन टॉपिक्स को, तो फिर 4 दिन इनका रिवीजन करें। एक दिन ये टॉपिक उठा लो, एक दिन ये टॉपिक, एक दिन ये, और एक दिन ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट 25 से 28 डेज पे ब्लड रिलेशन। पहले नॉर्मली आपको जनरेशन गैप पता हो कि किस जनरेशन में कैसे गैप लेते हैं। ठीक है, मेल फीमेल जेंडर को कैसे आइडेंटिफाई, कैसे डिनोट करना है आपको, फैमिली ट्री बनाना आ गया। फिर इस पे पजल्स करिए। ठीक है, मिला करके अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन मिला करके अरेंजमेंट आती है, वो करिए। फिर इनइक्वालिटी, ठीक है, बेसिक कोडेड इनइक्वालिटी, रिवर्स इनइक्वालिटी, सब कुछ पढ़िएगा। फिर 32 से 34 डेज पे रैंकिंग एंड ऑर्डर, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, वर्टिकल रैंकिंग। लेकिन रैंकिंग पे इसके अलावा अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ए का वेट बी से ज्यादा है, बी का वेट सी से लेस है, डी और ई के बीच में 2 लोगों का वेट कम है, 2 लोगों का बहुत सारी चीजें। ठीक है, फिर नेक्स्ट 4 डेज पे डायरेक्शन सेंस, चाहे कोडिड है चाहे नॉर्मल है, डायरेक्शन, सब डायरेक्शन, सारी चीजें। और उसके बाद ये 4 टॉपिक पढ़ लिए, फिर से यहाँ 4 दिन रिवीजन को दें, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत जल्दी भूल जाओगे। ठीक है, फिर 43 से 50 डेज पे आपको सीटिंग अरेंजमेंट करना है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट में ये ध्यान रखो कि क्या है ट्रेंडिंग में। ठीक है, सर्कुलर है, रो वाली अरेंजमेंट है, लेकिन उसमें अननोन नंबर ऑफ पर्संस दिए हुए हैं। अरेंजमेंट सर्कुलर के साथ ब्लड रिलेशन जोड़ दिया, रो के साथ ब्लड रिलेशन कनेक्ट कर दिया, उस टाइप की चीजें आपको प्रॉपर पता हो। ठीक है, पजल्स करनी है आपको। पजल्स में जैसे मंथ और डेट का मिश्रण दिया है, हायरार्की वाली पजल है, बॉक्स वाली पजल है, फ्लैट वाली पजल है, ये सब आपको करना है। फिर इनको यहाँ पे रिवाइज भी करो। ठीक है, और फिर ये 8 दिन आप क्रिटिकल रीजनिंग को दो। क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा टफर पार्ट है यहाँ पे, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक रूल पता होगे तो वैल्यू एडिशन का काम करेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन एग्जेगरेट करता है। कोज एंड इफेक्ट में कोज पहले आएगा कि इफेक्ट बाद में आता है, कौन से वर्ड इनको लिंक करते हैं आपस में। अजम्पशन में कैसे पॉसिबिलिटी लेनी है, स्टेटमेंट अजम्पशन पे डिपेंड होगी कि अजम्पशन स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगी। सॉल्यूशन के अंदर आपको पता हो। ठीक है, और नेक्स्ट आप फिर क्या करें, उसके बाद गिव 1 सेक्शनल टेस्ट ऑन ऑल्टरनेट डे। ठीक है, 70 डेज में ये आपका सिलेबस हो जाना है बहुत आराम से। उसके बाद एक सेक्शनल टेस्ट देना है आपको ऑल्टरनेट डेज पे। फिक्स कर लो कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ठीक है, मंडे को टेस्ट दो, मंडे को टेस्ट देने के बाद ट्यूसडे को उसको प्रॉपरली एनालाइज करो। ये नहीं है कि टेस्ट दिया और छोड़ दिया, उसके बाद कुछ देखा ही नहीं। वेडनेसडे को टेस्ट दो, फिर थर्सडे को प्रॉपरली एनालाइज करो, फ्राइडे को दो, फिर सैटरडे को प्रॉपरली एनालाइज करो। देखो कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कोई चीज अगर उस टाइम पे नहीं बन रही थी बाद में बना करके देखो। फुल ऑन स्ट्रेटेजी, कहाँ गलती कर रहे हो, या पहले आपको अरेंजमेंट और पजल नहीं अटेम्प्ट करनी चाहिए, पहले कौन से टॉपिक करें बाद में कौन से टॉपिक करें, एग्जैक्टली आपको मालूम हो। ठीक है, तो ये डुएबल प्लान है, बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। मुझे लगता है अब ये आपके लिए बहुत बड़ा पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है जी, उसके बाद मैंने ये आपको बता दिया है, जो मैंने डाटा आपके साथ शेयर किया था। एनालिटिकल रीजनिंग के 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, अरेंजमेंट और पजल के यहाँ देखो 29 है, 30 है, 23 है, 26 है, 20 है, 22 है, इतने क्वेश्चन रहते हैं। बाकी क्वेश्चन सारे टॉपिक से रहते हैं, किसी साल किन्हीं टॉपिक से आ जाता है, किसी साल किन्हीं टॉपिक से। ऐसा नहीं है, ये मत सोचो कि अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज से ना ही पूछे, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, 2 साल नहीं आया इस बार आ गया। इनइक्वालिटी से हर बार है, इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, तो हर बार चीजें आती रहती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के कि ये बेसिक वाले जो टॉपिक है ये सारे करने हैं आपको, किसी भी कीमत पे इनको स्किप नहीं करना।
बात समझ में आई? तो ये प्रॉपर प्लान है जिसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पूरी वीडियो को थोड़ा कंक्लूड करूं मैं तो कहां आपको फोकस करना चाहिए? पहला, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहले 8 चैप्टर जरूरी है, उसके बाद अरेंजमेंट और पजल से स्टार्ट करें और कोशिश करिए कि जब तक आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं एक अरेंजमेंट और एक पजल डेली सोल्व करें, ठीक है? साथ साथ निकाल लें उसके लिए 15-20 मिनट, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? उसके बाद कीप एन आई ऑन न्यू पैटर्न क्वेश्चन, ये जरूरी है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो फिर एग्जाम में आपको नए क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? थर्ड पॉइंट, सोल्व पीवाईक्यू। कम से कम लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सोल्व करें। ये आपको एक आइडिया देंगे यार चीजों से लड़ने का, आपने देखी हुई होंगी चीजें, है ना? तो ज्यादा फिर पढ़ते हुए आपके माइंड में रहेगा कि शायद जो टॉपिक मैंने पढ़ा वहां पे ये चीज स्किप कर दी है, ये चीज नहीं पढ़ी, तो उस पर फोकस करो। तो पीवाईक्यू जरूरी है। अगर आपको पीवाईक्यू नहीं मिल रहे तो मैं आपको बताऊंगा अभी पीवाईक्यू आपको कहां से मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद डू रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग कुछ बच्चों को लगता है हमने पहले पढ़ी हुई है तो हमारे बेसिक कंसेप्ट ठीक ठाक है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, ठीक है? सोल्व मॉक टेस्ट, जितने दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट दो। फुल लेंथ तभी देना जब आपका सिलेबस 60-70% हो जाए, अदरवाइज सेक्शनल टेस्ट और जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा दे, ठीक है? और जो दिया है, जो मॉक्स में आप गलतियां कर रहे हो, हमेशा उनको एनालाइज करो। ऐसा नहीं है कि टेस्ट दिया 60 में से 15 नंबर आए, चलो आगे बढ़ गए, लेकिन भैया ये तो देखो ना कि बाकी चीजें क्यों नहीं हुई, क्या सीखना है आपको? जो चीज कर रहे हो आप क्या उसको और बेहतर किया जा सकता है, या जो नहीं कर पा रहे उसको क्यों नहीं कर पा रहे हो? इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए, तो ये सारी चीजें हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है? हमारे 2 कोर्सेज हैं, ये गोल्ड पैक है और ये सिल्वर पैक है। अगर आपको फेज 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये सारी चीजें भी सीखनी है तो आपको गोल्ड पैक में आना होगा। गोल्ड पैकेज में आपको फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू, मतलब बिल्कुल डे 1 से फाइनल डे तक की हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद आप भूल जाओ, आपको ना कोई बुक खरीदनी, ना आपको कोई मॉक टेस्ट लेने, कुछ नहीं। यहाँ इनरोल करके आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। जो सिल्वर पैकेज होता है इसमें फेज 1 का मटेरियल नहीं रहता है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इसमें सिर्फ जीए रहेगी। फेज 2 कंप्लीट होगा, इंटरव्यू कंप्लीट होगा, ठीक है? और इन दोनों कोर्सेज में को चेक करने के लिए कुछ फ्री सैंपल मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड करवाया है, उसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? एक सवाल जो अधूरा था, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर पीवाईक्यू के लिए क्या करें, तो इस गाइड बुक को डाउनलोड करें। ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है। अगर आप एक आरबीआई ग्रेड बी के एक स्टार्टिंग वाले एस्पिरेंट हैं, अभी आपने शुरू किया है, एक जुनून आपके अंदर है और आपको करना है डेफिनेटली, ये सबसे मैंडेटरी है। इसको उठाओ, इसको डाउनलोड करो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसको पढ़ो। इसमें आपको क्या सिलेबस होता है, फेज 1, फेज 2 कंप्लीट सारी चीज़ें, पीवाईक्यू, और इसके अलावा एक जो स्ट्रेटेजी है आपको वो यहाँ पे मिलेगी, ठीक है भाई? तो इसको जरूर डाउनलोड करके पढ़िएगा, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? चलो, तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से। उम्मीद करूंगा कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। जब मैंने क्वांट का प्लान दिया था तो आपने मुझे सजेस्ट भी किया था कि सर एक रीजनिंग के लिए भी बना दीजिए प्लीज, तो मैं अपनी कमिटमेंट को पूरा करता हूं। अब आपको भी एक कमिटमेंट मुझे देनी होगी कि आप कमेंट करके ये इंश्योर करेंगे कि सर मैं इस प्लान को जरूर फॉलो करूंगा, ठीक है? तो कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इस प्लान को फॉलो करने जा रहा है। आप सबके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। अगली मुलाकात अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।